जोहार। मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए गांव घर का क्या हाल चाल है? सब एकदम बढ़िया मास्टर जी। और सब हमरे जे ही नहीं जितना किसान भाई बहन मने सब इंतजार करे लगी कि अब मास्टर जी शुरू हुए और हमरे के बढ़िया बढ़िया जानकारी देवे। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, हम हाजिर हो चुके हैं आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में की जा रही है वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना। पंक्तिबद्ध बुआई के हैं बहुत सारे फायदे। बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है रोटरी डिबलर। राज्य में मिट्टी की गुणवत्ता किसानों के लिए ही नहीं, कृषि विशेषज्ञों के लिए भी चिंता का विषय है। लंबे समय से असंतुलित रासायनिक दवाओं और उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके सुधार के लिए अधिक मात्रा में जैविक खादों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की है। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए कृषि विभाग राज्य में बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, जिसमें से एक है वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल से अच्छी उपज के साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरता है। राज्य की मिट्टी में आमतौर पर सल्फर की कमी पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट या अन्य जैविक खादों द्वारा ये कमी पूरी की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्य में बड़ी संख्या में वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए इकाइयों की स्थापना की जा रही है। किसान पारंपरिक विधियों द्वारा खेती करने की अपेक्षा आज वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल अपनी खेती बाड़ी में करें तो निश्चित तौर पर बेहतर फसल लेने में वे सक्षम हो सकते हैं। इसी प्रकार की एक वैज्ञानिक विधि है पंक्ति में बुआई की। पंक्तिबद्ध बुआई से बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे क्या है बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई अपनी खेती किसी भी फसल का पंक्तियों में करें। पंक्ति में करने से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे कि यदि खेत की कुड़ाई करनी हो, उसके लिए बहुत कम दाम के आजकल कृषि यंत्र आ रहे हैं, उनका भी प्रयोग वे कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे खाद वगैरह जो होता है, यदि वे लाइन सोइंग करेंगे तो उसमें उनको वो सब का कम व्यवहार करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वे कोई भी फसल उखाड़ करके खेत को खाली करना चाहते हैं तो पंक्ति में लगाए रहेंगे तो आधा या जो भी उनका एरिया है वो खाली करके उसमें वे तुरंत कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं। अभी समय चल रहा है गर्मा फसलों की बुआई का। जो किसान गर्मा खीरा लगाने के इच्छुक है वे फरवरी माह तक खीरा की बुआई कर सकते हैं। खीरे की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्ति के लिए उन्नत प्रभेद है स्वर्ण अगेती और जापानी लॉन्ग ग्रीन। स्वर्ण अगेती और जापानी लॉन्ग ग्रीन ये खीरा के प्रमुख उन्नत प्रभेदों में से बेहतर माने जाते हैं और साथ ही गर्मा फसल के लिए अनुकूल हैं। जनवरी से फरवरी माह में खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 120 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। समय से पहले बाजार में आए सब्जियों की अच्छी कीमत प्राप्त होती है, जिसके लिए किसान आगात फसलें लगाते हैं। परंतु आगात फसलें सामान्य विधि से लगाने पर उचित मात्रा में उपज नहीं मिल पाती है। आज के बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि गर्मा फसल में पॉलिथीन बैग का प्रयोग आगात फसल के लिए कैसे करें और इससे क्या लाभ है। किसान भाई आगात गर्मा फसल के लिए तुरंत फसलों के बीज को पॉलीथीन पैकेट में मिट्टी और खाद का मिश्रण भर के उसमें बुआई करें और इनको एक पॉलीथीन घर में रख करके और बीजों को अंकुरित करने के लिए छोड़ दें। इससे बीज उनको 10 से 12 दिन आगात तैयार हो जाएंगे। कोई भी फसल हो, भिंडी हो, जितने भी लत्तर वाली सब्जियां हैं वो हों, बैगन हो, मिर्च हो, सभी फसलों का बीज इस तरह से वे पौधों को इस करीब करीब 1 महीना आगे तैयार कर सकते हैं।
डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई कार्य को सुविधाजनक तरीके से करता है उपकरण रोटरी डिबलर। इस उपकरण के इस्तेमाल से किसान अपना समय और मेहनत बचाकर लाभान्वित हो सकते हैं। डिबलिंग विधि से बुआई करने में सक्षम इस कृषि यंत्र को रोटरी डिबलर कहते हैं। रोटरी डिबलर द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र को खासकर झारखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए विकसित किया गया है। रोटरी डिबलर की और विशेष जानकारी के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से। ये शख्स जो भी फसल लगाते हैं, इनकी पूरी कोशिश होती है कि फसल 100% हो, और ऐसा होता भी है। पूछने पर ये बताते हैं कि ये मौसम के अनुरूप खेती करते हैं। मौसम कभी प्रतिकूल हुआ, जैसे कम बारिश या असमय बारिश इत्यादि, तो वे कृषि विशेषज्ञों से उचित सलाह लेकर खेती करते हैं और कभी असफल नहीं होते। हम लोग यहाँ अपना खेती करते हैं, गेहूं के और धान के वैज्ञानिक के विधि से हम लोग खेती करते हैं और बहुत अच्छे खेती करके हम लोग अपना बच्चे को अच्छे ढंग से वो स्कूल में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग अपना खेती उगा के अपना बच्चों को पोषण पालन कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी हैं जो बाहर जाते हैं, सो अपना खेतों में मेहनत करके ही अपना खाना चाहिए और इसी से हम लोग लाभ लेना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। इन दिनों राज्य की प्रमुख मंडियां खाद्यान्नों के मामले को लेकर थोड़ी तेज रही। खासकर दलहनी और तेलहनी अनाजों के भाव में आंशिक तेजी देखने को मिली है। वहीं सब्जी बाजारों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी का रुख है। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के मूल्य इस प्रकार रहे। चावल न्यूनतम 3100 रुपए लेकर अधिकतम 3700 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6200 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद सब देखो मन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब मास्टर जी अब हम पूछक शुरू करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। हाँ तो मास्टर जी हमरे हमेशा बात करीला कि खेत में जब फसल लागल है सेकर देखभाल कैसे करे है, तो कीट प्रबंधन कैसे करे है, लेकिन हमके बुझाला कि तनी मिट्टी का देखभाल कर भी तो बात करे चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हम करते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे उकर का कहे ना उर्वरा शक्ति के अगर बनाए के राखे है तो का करे चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए किसान भाइयों, अभी जो आधुनिक खेती है इसमें कई बार हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में जो हमारी मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। कई बार बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद पड़ जाता है, कई बार और कीटनाशक का प्रयोग हमें करना पड़ जाता है, तो इससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है। क्या करें इसके लिए ताकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। और चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। ये हमें जानकारी देंगे कि ज़मीनों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हम कौन कौन से उपाय करें, या यूँ कहें कि हम तो अक्सर फसल लिया करते हैं, अपने खेतों में लगाए रहते हैं, लेकिन उसकी उर्वरा शक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी चीज़ पर आज हमारे साथ हैं वैज्ञानिक। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि ज़मीनों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं, बारी बारी से हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, अभी तलक से हम लोग धरती को धरती माँ के नाम से पहचानते थे, जानते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि धरती हमारी बेटी भी है। माँ के अलावे हमारी धरती बेटी भी है। बेटी की शादी हम अच्छा से शादी के समय अगर अच्छा तरह से ध्यान दे करके शादी कर दें तो हमें फिर ज़िंदगी में कहीं बेटी हमारे ऊपर आश्रित नहीं होती है, बेटी का दुख हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है। उसी तरह से यदि हम शुरू से ही हमारी धरती बेटी को हम पालन पोषण और उसमें जो खेती करने जा रहे हैं उसके पहले उसकी तैयारी कर लें तो हम धरती से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं और हम भी खुश रहेंगे और हमारी धरती बेटी भी खुश रहेगी। इसके लिए हमें सर्वप्रथम तो अपने मिट्टी का जांच करवाना चाहिए। जांच करवाने के लिए आज के समय में झारखंड के प्रायः प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। वहां पर आपको मिट्टी जांच हेतु अपने खेतों का ऊपर से खरपतवार हटाने के बाद 9 इंच जो गहराई का मिट्टी होता है उस मिट्टी को विभिन्न कोनों से लेकर इकट्ठा करके और आपस में मिला करके और आधा किलो मिट्टी पता वगैरह के साथ लिख करके हम मिट्टी जांच प्रयोगशाला पहुंचा दें। वहां से तुरंत हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाता है रिपोर्ट। उसके आधार पर हम खाद अपने खेतों में खाद का प्रयोग करें। जैविक खेती क्या है और इससे हमारे किसान भाई कैसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं? जैविक खेती के लिए हमें ज़रूर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर। हम लोगों ने ये देखा है प्रयोग के द्वारा कि 30 साल के प्रयोग में एक ही खेत में गेहूं की खेती की गई, एक प्लॉट में, दूसरे प्लॉट में भी गेहूं की, एक प्लॉट में केवल यूरिया डाला गया, एक में कोई खाद नहीं डाला गया, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं या कोई जैविक खेत खाद भी नहीं। जिसमें यूरिया हमने डाला था आज के डेट में उसमें प्रायः 4-5 अंगुल के पौधे हो रहे हैं और वो सारे पौधे लाल हो रहे हैं, कोई दाना वगैरह फूल वगैरह कुछ नहीं। लेकिन जिसमें कि कोई खाद नहीं पड़ा है, 30 साल से कोई खाद नहीं, उसमें कुछ न कुछ सूखे दाने ही सही क्यों न क्यों पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यदि रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे फसलों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसका निदान एकमात्र है जैविक कृषि। जैविक कृषि में हमको कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपने खेतों में रासायनिक खाद जो है सो पूर्णतः बंद कर दें। पूर्णतः नहीं बंद कर सकते हैं तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से उनकी मात्रा को हमको करते जाना होगा। इसके बाद जैविक खाद में जैसे हुआ आपका कंपोस्ट अपने खेतों में समुचित मात्रा में डालें। कंपोस्ट डालने के लिए हमको पशुधन अपने घरों में पालना होगा। आज के दिन में हम यांत्रिकीकरण की और हम एवं हमारी सरकार भी दोनों कदम बढ़ा चुकी हैं, लेकिन उसका वो सप्लीमेंट हो सकता है, वो इसका
बदला नहीं हो सकता है। इसलिए हम बदला जब नहीं हो सकता है तो हमको पशुधन को ही यहाँ पर रख करके पशुधन से जो हमें कंपोस्ट मिले उसको अपने खेतों में डालना चाहिए। इसके अलावे में हमें जो गोबर का खाद है उसको डायरेक्ट गोबर के खाद कंपोस्ट में रूप में न डाल के इसे हमें वर्मी कंपोस्ट बना देना चाहिए, केचुआ खाद बना दें। केचुआ खाद बना करके यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो वहीं पर हमें मात्रा इसकी आधी हो जाती है खेत में डालने की। साथ ही साथ चूँकि केचुआ के पेट से निकला हुआ एक खाद है इसलिए इसमें बहुत सारे हार्मोन भी रहते हैं जो कि हमारे फसलों के लिए लाभदायी होते हैं और फसलों में जो कीट वगैरह रोग वगैरह जो लगते हैं उनकी भी रोकथाम में वो हार्मोन कारगर होते हैं, फसल के बढ़वार में भी कारगर होते हैं। ये दो तरह से फायदा दे रहे हैं। तीसरी बात, इनके अलावे में जैसे कि धान वगैरह फसल है उसमें आप शैवाल का प्रयोग कीजिए। शैवाल वगैरह जो है वो हवा में जो नेत्रजन है उसको सोख करके और आपके पौधे को देता है। उसमें से कुछ धान का पौधा अपने यूज करता है, कुछ रह जाता है खेतों में जो कि बाद में आप कोई फसल लगाते हैं तो उसमें काम आता है। एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपके खेत में जो फास्फोरस फसल के लिए उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध वाले कंडीशन में नहीं है, वो उपलब्ध रूप में बदल जाता है। लेकिन इसके लिए पहले नंबर जो आपको मिट्टी जांच बोला हूँ वो जरूर कराएं। अगर हमारे खेत में फास्फोरस है ही नहीं, मिट्टी जांच से ये पता चलता है, तो हमें वहाँ पर पीएसबी डालने का क्या औचित्य है। इसलिए बेसिक है कि हमें मिट्टी जांच अवश्य कराएं, उसी के ऊपर हमारा ये सारा कुछ रिकमेंडेशन होगा। इवन बहुत सारा खाद हम जो अपने खेतों में डालते हैं वो खाद यदि कम डालते हैं तब भी हानि, ज़्यादा डालते हैं तो और ज़्यादा हानि। जैसे एक उदाहरण आपको दे दूं, आप आज के डेट में यूरिया का प्रयोग करते हो, यूरिया आप फूलगोभी में डालो, ज़्यादा डाल दोगे तो फूलगोभी जो है वो उसका कड़ न बन करके वो सीधा जैसे गेंदा का फूल होता है उस तरह से सीधा फूल टाइप का बढ़ जाएगा। तो आपको ज़्यादा डालने का प्रकोप हुआ। अगर कम डालते तो यही होता कि कड़ होता छोटा होता, तब आप अपनी निर्णय करो कि ज़्यादा और कम दोनों में हमको हानि है। इसलिए आप अपने खेतों का मिट्टी जांच जरूर करा करके। इसके अलावे में आपकी खेत की मिट्टी है अम्लीय। अम्लीय का मतलब आप इस रूप में समझ सकते हैं जो हम लोग कभी कभी खट्टी डकार आती है, भीतर से खट्टापन महसूस है, वही होता है अम्लीयता। तो हमारे मिट्टी में भी अम्लीयता है। इसको दूर करने के लिए खेतों में हम चूने का प्रयोग करें। चूना का प्रयोग लाइन में करना होगा। लाइन में यदि हम डालेंगे रोपाई करने के ठीक पहले तो हमें 1.25 क्विंटल भुरका चूना डालना होगा प्रति एकड़। यही हम यदि छीटा विधि से डालेंगे तो ये 10 गुना हमें डालना पड़ेगा, 12-13 क्विंटल डालना पड़ेगा। तो आप अपने निर्णय लो कि लाइन में करेंगे या छीटा डाल करके करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, चूने का जब प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, चूना खुद भी कैल्शियम के रूप में एक पोषक तत्व है। जैसे चूने की यदि कमी हो तो टमाटर को आप देखिएगा, खास करके बरसाती टमाटर को, कि वो नीचे से सूखता है, तो ये चूने की कमी से होता है। तो आप, और दूसरी चीज कि अन्य पोषक तत्वों को अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है चूना, अम्लीयता को दूर करके। ये 2 फायदे हैं चूने के। इनके अलावे में चूना यदि आप अपने खेतों में डाल रहे हैं तो जिस फसल के डाले सो डालवे किए, आगे जो फसल लगाइएगा उसमें भी इसका प्रभाव नज़र आता है। इस तरह से आप चूने का प्रयोग अपने खेतों में अवश्य करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
तो मास्टर जी एक बात तो बड़ा बढ़िया रहेला कि कोनो के राउर से पूछ ले, इतना बढ़िया से विस्तार से जानकारी रहो दिवा देवी। हाँ देखिए ना, अभी तो जो कुछ इस प्रकार के घास हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, हाँ। आदमी अगर अब हमारे किसान उसको भी लगाते हैं तब भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जानकारी मिली, तो बड़ा बढ़िया जानकारी रहे। और जे चीज हमरे नहीं जानी ला से कुछ सीखे के मेरा मौका मिल जाएगा। तो अब बताइए आपका अगला सवाल क्या है? चीज कहले इकर में ई का जे अम्लीय और का चीज मिट्टी रहेला, तो उकर भी कोनो फिर से माने अलगे से फिर देखभाल करे के चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अम्लीय मिट्टी है इसके बारे में भी तो बिल्कुल सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो किसान भाइयों अम्लीय मिट्टी होती है इससे फसलों को सीधा नुकसान पहुंचता है, और अगर उसका आप उपचार नहीं करेंगे सही तरीके से तो वो मिट्टी में उर्वरा शक्ति बिल्कुल रहेगी ही नहीं। इसलिए उसका उपचार करना भी ज़रूरी है और इसकी जानकारी होनी भी ज़रूरी है। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर जयंत कुमार लाल। ये हमें जानकारी देंगे कि मिट्टी की अम्लीयता का प्रबंधन कैसे करें, या यूं कह सकते हैं कि मिट्टी में जो हमारी झारखंड की मिट्टी में जो अम्लीयता है उसका प्रबंधन हम कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यूं तो कहें कि हमारा झारखंड में पूरी तरह से मिट्टी अम्लीय है, तो इसका प्रबंधन सर्वप्रथम हमारे किसान भाई कैसे करें? ये किसान भाइयों जोहार। हमारे झारखंड की जो है, अगर पूरे राज्य की बात करें तो करीब 96% भूमि जो है सो अम्लीय है, और गिरिडीह जिले में जो है अत्यधिक अम्लीय मिट्टी की पहचान जो है 56% यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है वो अम्लीय मिट्टी होती है। इसको जानने के लिए किसान भाइयों पहले तो ये आवश्यक होगा कि आप जानें कि मिट्टी का परीक्षण कैसे करना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण क्यों करना चाहिए, मिट्टी की जाँच क्यों करनी चाहिए। किसान भाइयों, ये सरकार के द्वारा, खासकर राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जिले के सभी जिलों में मिट्टी जांच की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हमारे ज़िले गिरिडीह जिले में भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला हमारे पचम्बा में स्थित है, और वहां पे आप मिट्टी जांच करा सकते हैं। मिट्टी जांच कराने से किसान भाइयों आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व की कमी है और मिट्टी में कौन कौन सा बीमारी है। बीमारी हम यूँ कहें, जैसे अभी हमारे अम्लीयता की बात हुई, तो ये अम्लीय जो है एक तरह का हमारा बीमारी है, मिट्टी में बीमारी है, जिसके कारण जो है हम अधिक उपज नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सर्वप्रथम है कि मिट्टी की जांच करानी अत्यावश्यक है। इस जांच करने के लिए इसमें बहुत मुख्य भूमिका होती है कि आप अपनी ज़मीन से मिट्टी का नमूना कैसे लें, क्योंकि अगर मिट्टी का नमूना सही रहेगा तो आपका जांच सही होगा, अगर नमूना गलत होगा तो जांच गलत हो जाएगा। तो नमूना लेने में किसान भाई आप विशेष ध्यान रखें। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो आप अपने खेत का जो है मुआयना पहले करें और देखें कि खेत कहाँ तक आपका समरूप है। जहाँ तक समरूप है उसको आप 1 इकाई लें, और उसमें जो है जैसे जितनी बड़ी आपका खेत है, अगर छोटा है तो 10 जगह, बड़ा है तो 20 जगह, 10 से 20 जगह ऐसे है, एक चिन्हित करें। ये जगह चिन्हित करने में आप थोड़ा ध्यान दें, 4-5 बातों का ध्यान दें। एक कि ये जो जगह है वो आप खेत के आर के पास किनारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति सब आना जाना करते हैं तो वो मिट्टी अलग हो जाती है। दूसरा जो है कि जब आप गोबर खाद का प्रयोग करने के लिए गोबर कहीं बैलगाड़ी ट्रैक्टर से डालते हैं तो उस जगह जहाँ गिराते हैं वो जगह आप ना लें। तीसरा कि अगर आप खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का बोरा ला कर रखते हैं, तो जिस जगह पर रखते हैं वो जगह ना लें। अगर कोई छायादार जगह खेत में उपलब्ध है तो छायादार जगह को छोड़ दें। बाकी इन 4-5 जगहों को छोड़ के आप अपने चिन्हित करें और वहाँ पे ऊपरी सतह की मिट्टी को पहले साफ़ कर लें। इसके बाद जो है कुदाल से आप वहाँ पे अंग्रेजी की भी की तरह का एक गड्ढा बनावें। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढे की गहराई जो है आपको 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जैसे जैसे हम अब मिट्टी के नीचे जाते हैं गहराई में, मिट्टी का जो है हमारा स्वभाव प्रकृति बदलता चला जाता है, और हम अपने जो है कृषि योग्य भूमि जिसमें फसल उगाते हैं उसकी गहराई हम 15 सेंटीमीटर तक ही लेते हैं। इसलिए 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ही हम उसको वो गड्ढा बनाएंगे। इसके बाद जो है खुरपी से धीरे धीरे कतरन करके हम उसमें से करीब आधा किलो मिट्टी उसमें से निकाल लेंगे। ये विधि हम उसको निकाल के एक साफ़ बर्तन में रखेंगे, जिसमें कि कभी कोई खाद, रासायनिक खाद या कोई जैविक या जीवाणु खाद कभी नहीं रखा गया हो।
ऐसे का ये इसी विधि से हम सभी 10 जगह जितने चिन्हित जगह की हैं वहाँ से हम नमूना लेंगे। नमूने को एकत्र करके उसको छाये में सुखाएंगे और सुखाने के बाद उस मिट्टी को उसको हमको छाट के करीब 1 किलो मिट्टी हम एक साफ़ जूट का बैग या पॉलीथीन बैग में डालेंगे और एक 3 पर्ची बनाएंगे जिसमें हम अपना नाम, पूरा पता और भूमि हमारा जो खेत है उसका जो अगर कोई नाम स्थानीय नाम है वो, अगर रकबा नंबर, खसरा नंबर है वो डाल के आप जो है अगर उसमें कोई विशेष समस्या है तो वो समस्या दीजिए। और इसके जांच के उपरांत जो भी आप उसमें फसल लेंगे, कौन सा फसल लेंगे उसका नाम लिख के इस मिट्टी को आप तत्काल प्रयोगशाला में भेजेंगे। वहाँ पे मिट्टी की जांच होगी और उसके साथ में जांच रिपोर्ट के साथ में आपको जो है उस फसल में कितना आपको कौन कौन सा पोषक तत्व देना है, कौन से खाद देने हैं, उसकी अनुशंसा भी आपको की जाएगी। इस जांच रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आता है जिसमें लिखा जाता है कि आपको अम्लीयता नापने का पैमाना पीएच। किसान भाइयों ये ध्यान दीजिए कि पीएच जो होता है इसी से पता चलता है कि हमारी मिट्टी में अम्लीयता है कि नहीं। अगर पीएच जो है, पीएच का मान 6.7 से कम होगा तो बुझिए कि हमारी मिट्टी अम्लीय है। 6.7 से 7.3 होगा तो वो मिट्टी हमारी उदासीन हुई और 7.3 से ज़्यादा होगी तो वो मिट्टी क्षारीय होगी। किसान भाइयों यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अगर हमारे कोई भी अगर फसल उत्पादन करते हैं, खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि जो होती है उदासीन होती है, क्योंकि इस उदासीन मिट्टी में हमारा जितने भी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में, धरती माँ में मौजूद है वो सभी पौधे के लिए उपलब्ध होती है, अर्थात वो घुलनशील अवस्था में होती है, जिसके कारण पौधा जो है वो सभी पोषक तत्व आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी अम्लीय हो या क्षारीय होती है, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मिट्टी में उपलब्ध रहते हुए भी, भूमि में उपलब्ध होते हुए भी पौधे के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, मतलब उनको नहीं मिल पाते हैं, कारण कि वो घुलनशील से अघुलनशील अवस्था में चले जाते हैं। अतः इसका जो प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारी मिट्टी जो है, यहाँ हम अम्लीयता की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मिट्टी, अधिकांश मिट्टी जो है खासकर टाड़ की ज़मीन और मध्य भूमि है, जिसको हम लोग मीडियम लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, मध्य भूमि, ये जो है हमारी मिट्टी अम्लीय है। और यहाँ फसल उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम हमारा कार्य होगा कि इसकी अम्लीयता को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि अम्लीयता के कारण बहुत सा खराब प्रभाव हमारे फसल उत्पादन पे पड़ रहा है। कारण कि बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, खासकर फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी मिट्टी में उपलब्ध है, लेकिन वो अम्लीयता कारण अघुलनशील अवस्था में चला जाता है। उसको घुलनशील अवस्था में लाने के लिए उसकी अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता कम कर दें तो पौधे की जितने भी फास्फोरस है पौधे के लिए उपलब्ध हो जाएगी और हमको बिना खाद दिए भी जो है पौधे का हमारा अगर उपज हम लें तो 10 से 20% उपज हमारा बढ़ जाता है। इसलिए और जी बहुत सी पोषक तत्व, जैसे कि हमारा जो है हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व में बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, खासकर बोरन, मोलिब्डेनम को छोड़ के जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ती है इसकी घुलनशीलता बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो है इसका खराब असर हमारे पौधों पे होता है और उपज हमारी कम होती है। डॉक्टर साहब हमारा समय पूरा हो गया, तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रवतिया जी अब विदा लें। एकदम मास्टर जी, हाँ हमरे इंतजार करत रहो चिट्ठी कर तब तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो स्वस्थ रहिए, अपने फसलों को, अपने पशुधन को स्वस्थ रखिए। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ जो वसंतोत्सव है, जो वसंत का मौसम है, इसका पूरा आनंद भी उठाएं। तमाम शुभकामनाओं के साथ पूरी टीम को अनुमति दें। जोहार।